आज जो है क्लास 10th का कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है एक प्रकार से समझ लिए तो पूरे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या रहा। कहता है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि कार्बन द्वारा जो भी बना हुआ यौगिक है उसके बारे में समझना है, जानना है, सीखना है कि कार्बनों के यौगिक जो बनते हैं उसके क्या कार्य होते हैं, क्या नाम लिखाते हैं, क्या महत्व होते हैं। कहता है कार्बनिक रसायन का एक परिचय। कार्बन, हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक से बना हुआ पदार्थ हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि जितने भी चीज़ आप दुनिया में देख पा रहे हैं वो सब का सब क्या है, कार्बन का ही एक अपरूप है, कार्बन से ही निर्मित हुआ है। कहता है क्या कि कार्बन जो है पृथ्वी पर 0.2% पाया जाता है और वायु में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये 0.03% पाया जाता है। यानी कि कार्बन जो है ना हमारे वायु पृथ्वी पर यानी धरती अर्थ क्रिस्टल में 0.02% पाया जाता है और हमारे वायुमंडल में कितना 0.03% का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कहता है कि मुक्त अवस्था में जो है कार्बन ये आपका ग्रेफाइट, हीरा, बकमेशर, फ्लोरेंस और भी बहुत सारे पेट्रोलियम के रूप में हमारे पास, कोयले के रूप में हमारे पास विद्यमान रहता है कार्बन। और कहता है कि ये इसका निर्माण जो है सजीवों के द्वारा होता है। आगे क्या कह रहा क्या कि कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या है। तो कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, बहुत सारा महत्व इसमें है। जैसे में कहता है सुबह से लेकर के शाम तक हम जिस भी वस्तुओं का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें सब का सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट जो बना है उसमें भी कार्बनिक यौगिक का मिश्रण है और जो ब्रश का यूज़ करते हैं वो भी पॉलीमर का बना हुआ होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक का बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे में हमारा भोजन, हम जो भोजन करते हैं उसमें भी कार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है। जैसे में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एक्सेट्रा जितने भी प्रकार के चीज़ हमारे भोजन से प्राप्त होता है सब कार्बनिक यौगिक होता है। जैसे में हम कुछ कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा भी कार्बनिक यौगिक है। कागज़, ये भी कार्बनिक यौगिक से निर्माण होता है क्योंकि यह घास फूस से निर्मित होता है। चमड़ा, जितने भी चमड़ा का निर्माण होता है ये किसी न किसी जानवर से लिया गया है और जानवर के अंदर उपस्थित है क्या, तो वो कार्बनिक यौगिक है। फिर साबुन का निर्माण भी कार्बनिक यौगिक के द्वारा होता है, फैट के द्वारा होता है। रंग, प्लास्टिक की वस्तुएं, सभी वस्तुएं जो है वो सब आपका कार्बनिक यौगिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके और भी कृत्रिम यौगिक भी है जिसे हम लोग कहें तो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जैसे रेयॉन, नायलॉन, जैकॉन, ये सब का निर्माण जो है हम लोग प्रयोगशाला में कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम इसे कृषि क्षेत्र में भी यूज़ करते हैं, जैसे में कीटनाशक बनाते हैं अपना DDT, इसका उपयोग हम कार्बनिक यौगिक से निर्माण करके करते हैं और बहुत सारे कीड़े मकोड़े को मारने का प्रयास करते हैं। कहता है कि इसका पहला टॉपिक है जीवन शक्ति सिद्धांत। कार्बनिक यौगिक का सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक चीज़ है। कह रहा जीवन शक्ति सिद्धांत जो है बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और ये दिया कितने में, 1815 ईस्वी में दिया गया था। कहा गया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसका निर्माण सजीवों से होता है और ये निर्मित जो होता ना रहस्यमय अदृश्य घटना के द्वारा निर्मित होता है और इसे हम प्रयोगशाला में निर्मित नहीं कर सकते हैं। कहता क्या है, बर्जेलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत बेडलफोर्स थ्योरी दिया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। यानी कि बेडलफोर्स थ्योरी क्या कहता है कि
बर्जेलियस के द्वारा कहा क्या गया कि जितने भी प्रकार के कार्बनिक यौगिक है उसे हम प्रयोगशाला में तैयार नहीं कर सकते हैं, उसे हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। इसका निर्माण सजीवों में अदृश्य रहस्यमयी घटना द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, लेकिन बर्जेलियस के इस सिद्धांत को गलत कौन सिद्ध कर दिए? तो गलत करने वाले थे बोहलर नामक एक वैज्ञानिक, जो कि 1928 ईस्वी में इनके सिद्धांत को गलत सिद्ध किया। वो भी किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके? यूरिया का निर्माण करके। यूरिया का निर्माण वो लैब में किए और लैब में करने के बाद बताए कि नहीं, ये कार्बनिक यौगिक जो है ना लैब में भी बनाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जिसमें से कोल्बे ने किया एसिटिक अम्ल का निर्माण किया, बोर्थलो ने किया मीथेन का। ठीक उसी प्रकार से अब तक में जो है ना लगभग 1 करोड़ 60 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो चुका है लैब में। यानी कि इस जीवन शक्ति सिद्धांत का काट हो गया क्या कि अब इसका खोज जो है बर्जेलियस ने कहा था कि या इसे हम लैब में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन इन सारे वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाल करके कहा कि नहीं भाई, इसका खोज हो सकता है और इसे लैब में बनाया भी जा सकता है। ठीक है, फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों के इस खोज के बाद अब हम लोग जो है इसके अगले पड़ाव में पहुंचेंगे, जिसमें पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। इसी चैप्टर से रिलेटेड है रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, क्योंकि आप जान रहे कार्बनिक यौगिक जो निर्मित होगा उसमें कार्बन से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक यौगिक और आबंध का निर्माण होगा। और उस आबंध को समझने के लिए पहले हमें रासायनिक आबंध को जानना होगा। रासायनिक आबंध है क्या? तो कहता है वह रासायनिक बल जो किसी अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध करके रखता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं रासायनिक बंधन में? तो कह रहा कि वह रासायनिक बल जिसके द्वारा अणु या परमाणु को हम एक दूसरे से बांध करके रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक बंधन। क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। इसके मुख्यतः 2 प्रकार हैं जो कि हमें जानना है। पहला क्या है? एक आपका वैद्युत सहसंयोजक बंधन, संयोजक बंधन। दूसरा है आपका सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन को हम आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन में होता क्या है? तो वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन में होता क्या है? कह रहा 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु एक दूसरे से परमाणुओं में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन या तो दान करता है या तो ग्रहण करता है। आदान प्रदान करके जो बंधन बनता है उसे हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे NaCl का निर्माण, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है NaCl। NaCl का निर्माण कैसे होता है? तो हमें पता है कि Na का कितना होता है? परमाणु संख्या तो 11 होता है। अगर इसे बनाया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, यही बनेगा। क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इसका ग्राउंड स्टेट बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा? ये s ऑर्बिटल है, इसमें एक बॉक्स खाली जा रहा है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली जा रहा है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खाली है तो ये चाहता है कि मेरे पास भाई एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो ये क्या करता? Cl को बुलाता। Cl के पास 17 है, ये बनाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 क्या बनाता है? 3p5 बनाता है। अब देखिए तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिटल में जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में जाना है और इस p ऑर्बिटल में जाना है, और आपका s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और ये p ऑर्बिटल में कितना? तो 5 इलेक्ट्रॉन जाना है।
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये क्या करेगा भाई, तो ये कहेगा कि भाई हम अपना इलेक्ट्रॉन तो देंगे नहीं क्योंकि मेरे पास हम पी ब्लॉक में है और 5 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी है मेरे पास। तो बोलेगा कि हम तो अपना देंगे नहीं, तू अपना देगा तो दे दो। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको दान कर देता और ये निष्क्रिय हो जाता है, तब बनाता है Na। और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये Cl के पास आ जाता है। कहाँ आ जाता है, Cl के पास। 7 इलेक्ट्रॉन Cl के पास है, एक इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाता है, Cl पर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कितना, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक्स्ट्रा आ जाता तो ये बना देता है 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन दान होने के बाद ये प्लस चार्ज और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन इसको लेने के बाद ये माइनस चार्ज, और इसके बीच का जो आबंध बनता है इसे ही हम लोग आयनिक आबंध का नाम दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा रूप है क्या, सहसंयोजक बंधन। क्या है, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं, तो जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ कहिए या फिर परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो आबंध का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसके अनुसार से देखा जाए तो कहता जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। यानी कहने का मतलब 2 ऐसा परमाणु जो है आपस में अभिक्रिया करे और क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, जब जरूरत पड़ेगा पार्टनरशिप कर ले। क्या कर ले, पार्टनरशिप कर ले, मिल जाए 2 आदमी और उसके बाद कोई बिजनेस को चला रहा है। मान लीजिए 2 व्यक्ति मिल गया है और दोनों व्यक्ति मिल करके बिजनेस को चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है। क्यों, एक के पास क्या है, नॉलेज है और एक के पास क्या है, एबिलिटी, इनकम ऑफ सोर्स, पैसा है, इनकम है। तो क्या करता है, दोनों मर्ज होकर के एक बिजनेस को स्टार्टअप देता है। क्या है, जिसके पास पैसा है वो काम करना नहीं चाहता है और जिसके पास क्षमता है वो उसके पास पैसा नहीं, तो दोनों आपस में क्या करता है, मर्ज कर लेता है और एक बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से ये आपका सहसंयोजक आबंध भी कार्य करता है। और इसमें जो है ना, होता क्या, 2 परमाणु जो है आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करके आबंध का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें भी कई प्रकार है। कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार होते हैं। इसके कुछ प्रकार है, वो है 3। पहला क्या है, एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध। एकल आबंध में क्या होता है, तो जिसमें परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और आबंध बनाते हैं उसे एकल आबंध कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एकल आबंध कहते हैं। जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों में सिर्फ एक युग्मों का साझा होता है तभी उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनते हैं, एकल आबंध का निर्माण। अब जैसे में एक एग्जाम्पल हमने यहाँ ले रखा है हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ना तो उसको देगा ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। काहे भाई, इसके पास है ही है कि ये देगा क्या, तो आपस में क्या करता है, बोलता है भैया जब तुमको ज़रूरत पड़ेगा तुम ले लियो और जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे आपका, और ऑक्टेट पूरा करता है। तब इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं एकल आबंध। क्या कहते हैं, एकल आबंध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आता है आपका द्विआबंध। एकदम 2 कॉपी, थोड़ा सा अंतर इसमें कह रहा कि जब परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके आबंध का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो द्विआबंध कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में दिया गया है क्या, अणुओं का, ऑक्सीजन अणुओं का निर्माण। जैसे क्या कह रहा, जब यौगिक संयोग करने वाले दोनों परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब उनके बीच द्विसहयोजक आबंध का निर्माण होता है। द्विक सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है, जिसमें पहला एग्जाम्पल हमने क्या रखा, ऑक्सीजन का निर्माण। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को हम लोग नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन।
दूसरा ऑक्सीजन आता है, इसके पास भी भैया 8 इलेक्ट्रॉन, इसे भी 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये करता क्या है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। एक और ऑक्सीजन था ना, उसके पास भी 6, तो 2 2 4 2 6। ठीक है, अब होगा क्या, तो ये आबंध बनाएगा। कैसे, तो देखिएगा किसके पास इसको ज़रूरत कितना है 8 पुराने के लिए, तो 2 का ज़रूरत है, तो ये यहाँ से ले लिया इससे। अब इसको भी 2 का ज़रूरत है, तो ये यहाँ से ले लिया और आबंध का निर्माण कर दिया। यानी थोड़ा सा अगर इसको अच्छे ढंग से लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार से, इसको ये इस तरीके से जुड़ गया और ये इस तरीके से, और इनके बीच में 2-2 बॉन्ड का आबंध बन गया। इसी को कहते हैं द्विआबंध। क्या कह देते हैं? द्विआबंध। दो इलेक्ट्रॉन का 2 पेयर बन जाए उसे कहते हैं द्विआबंध। ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक द्विआबंध का निर्माण करता है। करके देखते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास अभी अभी हम लोग जान रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है। भाई है कि नहीं है ना? है। अब ये ऑक्सीजन को, एक और ऑक्सीजन है, इसको भी भाई 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अब ये कार्बन जो है ना, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है। भाई हमको ज़रूरत है 2, और ऑक्सीजन जो है ना इधर 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, हमको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2। ये कार्बन बोलता है इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन दो, और इस कार्बन से भी मांग लेता है 2 और बना देता है एक आबंध। तो यहाँ पर जो निर्मित हुआ इसे ही तो कहते हैं डबल बॉन्ड। इसे ही तो कहते हैं डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है मेरा? त्रिआबंध। क्या है? त्रिसहसंयोजक बंधन या त्रिबंधन ये कहते हैं इसे। और इसमें क्या होगा? पहले वाले में क्या हुआ? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था तो उसे एकल आबंध कह रहे थे। दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था तो क्या हुआ? उसे द्विआबंध कह दिया। यहाँ क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो त्रिआबंध का निर्माण हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके अनुसार से क्या करा। जब संयोग करने वाले 2 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच त्रिसहसंयोजक बंधन बनता है। त्रिसहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे में कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है जिसमें नाइट्रोजन का निर्माण है। नाइट्रोजन के पास आप जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा? होगा ही नहीं होगा? होगा। N2 का निर्माण करना है। ये क्या करेगा भाई? इसके पास 5 है, इसको 3 चाहिए 8 पुराने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसके पास भी 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे ले लेगा। तो इनके बीच में जो निर्मित हुआ ना, इसे कहते हैं त्रिआबंध। यहाँ इन दोनों के बीच में जो बंधन बना इसे कहते हैं त्रिआबंध। क्या कहते हैं? त्रिआबंध। इसी प्रकार से एसिटिलीन का निर्माण होता है, यानी कि C2H2 का निर्माण। C2H2 का निर्माण में कार्बन और कार्बन के बीच में कुल 3 बंधन बनते हैं। कितने? 3 बंधन। ये हाइड्रोजन अपना पूरा कर लेता है और कार्बन अपना 8 पुराने के लिए इससे 3 मांगता, इससे 1 मांगता, इससे 3 मांगता और इससे 1 मांगता, और यहाँ बीच में बनाता त्रिआबंध। इनके बीच में बनता सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। अगले टॉपिक को हम लोग अगले दिन देखेंगे। मिलते हैं आप इसी के अगले भाग को लेकर के कल, या आपका जो यहाँ से क्लास थोड़ा सा मिस चल रहा था, आगे आपका कंटिन्यूसली बना रहेगा। सो धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक को थोड़ा सा बढ़ाइए, कम आ रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो।